अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, उसके बाद मिलियन डॉलर सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज का मेरा ये व्लॉग प्योरली एनालिटिकल होगा। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि जो गुज़िश्ता 24 घंटे में दो बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं। एक तो 3 सीटों का नून लीग को मिल जाना चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और फिर उस बेंच की तरफ से अहकामात के बाद, फैसले के बाद जो महफूज किया गया था। और दूसरा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद की हिरासत में लिए जाने की खबर, और फिर ISPR का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। ये दो खबरें हैं जिसने ओवरऑल जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल सिनारियो था उसके अंदर रिपल्स जनरेट कर दिए हैं, पानी में इर्ताश पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में इसके असरात बहुत दूर रस देखे जा सकेंगे। वो क्या असरात हो सकते हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान साहब ने बहुत सारे मामलात के ऊपर अडियाला जेल के अंदर बैठकर बहुत सारी बातें कर डाली हैं। वो क्या कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया, कर लीजिए। ऑल वीडियो का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो ख़त्म हो सके और आप और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया करता हूँ। आप उसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन अगर यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ मिल जाया करेगा। जो सबसे बड़ा भौचाल आया, जिसमें कल शब के तमाम प्राइम टाइम टॉक शोज, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पर आपके पड़ोसी मुल्क का दुश्मन मीडिया वो खुलकर बोल रहा है, वो है साबिक DG ISI, फॉर्मर DG ISI, सरबरा पाकिस्तान की अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको तहवील में लिए जाने की खबर और उनके कोर्ट मार्शल शुरू किए जाने का अमल। और इसको DG ISPR यानी तर्जुमान अफराज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट के तौर पर शेयर किया। खबर क्या है? खबर मैं पॉइंट टू पॉइंट शेयर कर देता हूं, इसको डायसेक्ट मैं बाद में करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया। अच्छा, इसको अब जरा गौर से सुनने की, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत, आई रिपीट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इंटरनल सिस्टम है, जाहिर है, अफवाज पाकिस्तान का मुनासिब इंजबाती कार्रवाई यानी जो इदारा जाती कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत, पहला हिस्सा। दूसरा, ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। अच्छा, इसमें शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इंक्वायरी शुरू करने की बात की गई है। फिर ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाक आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। साबित होने नहीं जा रही, साबित हो चुकी हैं। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। यानी ये जो इंक्वायरी बैठ रही है या फर्दर जो अमल होगा, ये अमल इन्वेस्टिगेशन का किसी और प्रॉम्प्ट लेवल के ऊपर होगा, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ सबूत जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़े जुमले हैं। अब जो कल हमने देखा, ये तो किसी भी इदारा जाती जो एहतसाब का अमल है जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में इस तरह का एहतसाब और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इदारे अपने लिए करते होते हैं। ये बहुत काबिल तहसीन अमल है, इसको जितना सराहा जाए कम है। साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जितने भौंपू कल नेशनल यानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे, वो क्या थी?
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. فیصل واڈا صاحب متعدد ٹیلی ویژن شوز کے اوپر اپیئر ہوئے. فیصل واڈا صاحب نے 2-3 باتیں کہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی سیاسی اور غیر سیاسی طور پر یتیم ہو چکی ہے، نمبر 1. دوسرا، عمران خان صاحب بھی اس رگڑے میں آ سکتے ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہو. کہا یہ گیا کہ یہ خان صاحب کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے. تیسرا، جو پاکستان میں صحافیوں کے قتل ہوئے، خاص طور پر ارشد شریف قتل کیس، اس کو بھی اب کھولا جا سکتا ہے. چوتھا، پاکستان میں اب سب گڈی گڈی ہوگا اور اب جو ہے وہ گولا گنڈا بیچتے ہوئے نظر آ جائیں گے عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، اور سب ٹھنڈا ٹھنڈا کھیل رہے ہوں گے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. اس کو مختلف انداز میں رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. سیدھا سا ایک ٹاپ سٹی کا کیس ہے اور اس کے بعد آرمی ایکٹ کی دفعات کے خلاف ثبوت ہیں. اس کی کارروائی افواج پاکستان کے ایک معتبر ادارے نے کرنی ہے اور پھر یہ فیلڈ کورٹس مارشل جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ پاکستان کے اندر رائج بھی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ کامنٹس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس طرح کے بھونپوک کامنٹ نیشنل میڈیا کے اوپر کر رہے تھے اور جس طرح اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا ہے، اس میں 2-3 ریزرویشنز ہیں. میری اوپینین ہے، اس سے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے. نمبر 1، سابق سربراہ پاکستان کی معتبر ترین انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور انہیں کام بھی کیا ہے، ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے لیے کام کرنے کے اوپر اور اتنے بڑے پروجیکٹس سنبھالنے کے اوپر انٹیلیجنس سروسز کو ہمارا سلیوٹ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خبر جو کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو اس طرح پریس ریلیز کی صورت میں جاری کر کے کہیں ہم نے اپنا آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سونپ تو نہیں دیا کہ ہم پنچنگ بیگ ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی شخصیت کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے. ایک طرف تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس میں پبلک کے اندر بھی ایک ویو آف پیس پیدا ہوئی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیجر ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا. کیا ہی بہتر یہ نہ ہوتا کہ اس کو انٹرنل ہی رہنے دیا جاتا ہے. میری اوپینین ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ کر دیا گیا، اس کا پریس ریلیز جاری کر دیا گیا. لیکن اب آپ جا کر انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، میں ایک خبر پڑھ رہا تھا انڈین میڈیا سے لے کر، مطلب ہماری سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ کے اوپر کیس ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا، ٹاپ سٹی 1 کا. اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا، بنگلہ دیشی میڈیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا. یہ ہمارے لیے کتنی سبکی کی بات ہے کہ اس کو اگر آپ انٹرنل رہنے دیتے اور جس وقت فائنڈنگز ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو پروو ہو چکی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور جب آپ کوئی سزا دینے جا رہے ہوتے ان کیس آف آل دا تھنگز، تو اس وقت جو ہے اس کو ایز اے پریس ریلیز جاری کر دیا جاتا، بلکہ سزاؤں کو بھی شو نہ کیا جاتا. بس میرا ماننا ایسا ہے، کیونکہ میں بڑا احترام کرتا ہوں اپنے اداروں کا اور ان کے سربراہان کے، جتنے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، جو پہلے بھی تھے. تو یہ ایک میری ریزرویشن تھی. اب دوسرا، جو بھونپو کھڑے ہو کر ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ان سے کیا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ پریس ریلیز ہے، اس کے اوپر وہ قیاس آرائیاں کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر تجزیوں کے نام کے اوپر چورن بیچ رہے ہیں، وہ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ولاگرز وہ جو اگینسٹ جا رہے تھے یا وہ غلط کو درست ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ان کی نظر میں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، مزید اریسٹ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو نیشنل ٹیلی ویژن یا براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر آخر میں آ کر سبکی جو ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے. تو اس کو ایز اے اسٹیٹ دیکھنا چاہیے، جہاں غلط ہے، جو غلط ہے اس کو غلط قرار دینا چاہیے، درست ہے اس کو درست قرار دینا چاہیے. اور آنے والے چند دن جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جیسے مدت ملازمت میں توسیع برائے توسیع، یعنی ایکسٹینشن برائے ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یا باقیوں کی، لیکن ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو عمر کی آخری حد ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے. یعنی کان کو اس ہاتھ سے پکڑے یا اس ہاتھ سے پکڑے، فرض کیا عمر کی آخری حد کو 70 کر دیا جاتا ہے، 67 68 کر دیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تمام سرکاری ملازمین، چاہے وہ سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں یا آئینی اور قانونی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہیں، ان سب کو ہوگا. تو اس صورت میں پھر آنے والے جو معاملات ہیں وہ مزید سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں. جس طرح فیصل واڈا صاحب کہہ چکے ہیں ارشد شریف کیس کھل سکتا ہے، شہید وہ کیس کھل سکتا ہے، تو اس کا نقصانات کس کو ہے اور فائدہ کس کو ہے، اس کا ڈائریکٹ بلیم کس کے اوپر ہوگا اور انڈائریکٹ بلیم کس کے اوپر ہوگا. یہ تمام چیزیں پہلے رکھ دی گئی ہیں جو کہ
बहुत सारे मामलात को सस्पिशियस करती हैं। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो भोंपू बैठकर ऊपर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक डायरेक्ट प्रेस रिलीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर अंदर या इंटरनल जो भी कार्रवाई हो रही है वो पाकिस्तान के मोतबर इदारों का अपना इस्तेहकाक है। जो होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा और कुछ दिन में हम इसको देख रहे होंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बुलडोज करने की कोशिश की गई, आइन में तरमीम करके काजी फाइज ईसा को तौसीह दी गई तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे देंगे। इससे कबल मैंने कभी स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल नहीं दी। एक तीली लगाने से सब कुछ तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान को कहता हूं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। इमरान खान, मुल्क में आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात हो चुके हैं। बांग्लादेश में फौज ने अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाई और अवाम बाहर नहीं निकली। मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान अवाम बाहर निकली तो पाकिस्तानी फौज पर भी उन पर गोली नहीं चलाएगी। पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी है, हम उनका एहतराम करते हैं और अवाम में अब लावा पक चुका है। तो बड़ी डिटेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। उनकी इस गुफ्तगू को समझने की ज़रूरत है। और फिर कल ही के रोज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो हुई कि इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तस्दीक आमेज़ रिमार्क देते हैं और फिर इस तरह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान के एहतराम के हकदार होने के हवाले से रिमार्क्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। बड़े मुश्किल दिन है आने वाले दिन। बड़ा अगला जो 1 से 2 महीने का टेन्योर है, वो 1 से 2 महीने का टेन्योर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की चूने हिला के रख सकता है अगर इसको सही तरीके से चेक ना किया गया। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि इतना बड़ा ब्लेम है तो फिर माजी में कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी मामलात के ऊपर बड़ी पोजीशन पर रहते हुए मुख्तलिफ लोगों को हरासा करने के इल्ज़ामात होंगे, वो नहीं खोले गए। ये वाला केस 2 साल पहले का था, अब खोला गया। तो बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हमारा जो मोतबर इदारा है वो उसके ऊपर फाइंडिंग्स लेकर फाइनली क्या चीज़ तजवीज़ करता है या आखिरी वर्डिक्ट क्या होता है। कुछ ट्वीट से मैं ट्वीट शामिल कर देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि एक दानिश्वर के बकौल तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फैज़ हमीद की रहनुमाई में चल रहा था और पीटीआई ने सारा रिकॉर्ड अपने मरकजी दफ्तर में रखा हुआ था। जो छापे में पकड़ा तो अब फैज़ हमीद भी पकड़ा गया। अरशद नदीम से भी लंबी थ्रो पैक की गई है, ये इमरान रियाज खान कहते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दफ़ा फिर वो तमाम साफ़ी और तज्ज़ियाकार बेनकाब हो गए जो कहते थे या अल्लाह या रसूल जनरल फैज़ बेकसूर। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, ये हामिद मीर साहब कहते हैं, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते थे और तहरीक इंसाफ उनसे डिक्टेशन नहीं ले रही थी क्योंकि वो अपने ज़ाती इंतकाम के लिए एक पार्टी को इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो लास्ट इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया इमरान खान साहब का, तो उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड बात चल रही थी, तो मैंने ये सवाल किया था जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतालिक, ऑन द रिकॉर्ड भी पूछा था मैंने वैसे। तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि जमील आप नाम ना लें मेरे सामने। तो उनके इस बात से मैंने इंप्रेशन ये लिया जैसे कोई राब्ता उनका नहीं है पिछले 1-1.5 साल से। और ये मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था 2023 के फरवरी मार्च के अंदर, बल्कि जनवरी के अंदर। तो जनवरी 2023 में लिया गया इंटरव्यू ज़मान पार्क में, उसमें ये बात कर रहे थे। साल 1 से उनका राब्ता नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 9 अप्रैल 22 के बाद के वाक़यात हुए उसके बाद उनके साथ कोई राब्ता नहीं था, यानी वो डिक्टेशन नहीं ले रहे थे, जिसको ये अभी सेकंड किया है हामिद मीर साहब ने। मतीउल्लाह जान साहब ट्वीट करते हैं, वो फरमाते हैं क्या जनरल फैज़ हमीद के साथ दीगर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया जिनको टॉप सिटी की दरख्वास्त में फरीक बनाया गया था? अगर जनरल गिरफ्तार हुआ है तो यकीनन 100 से ज़ायद दूसरे अफराद भी तहवील में लिए गए होंगे। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं कि बांग्लादेश की सूरत हाल ने दरअसल सबको हिलाकर रख दिया। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी दरअसल जजों को डराने धमकाने की कोशिश है, इसलिए अदलिया के साथ कौम को डट कर खड़े रहना चाहिए। अगर एहतसाब ही करना होता तो अहमद नूरानी की स्टोरी पर किया जाता। और ये मकबूल जान कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कमाल होशियारी के साथ अवामी नफरत का रुख फायज़ ईसा सिकंदर सुल्तान की तरफ मोड़ दिया है। इन्हें अंदाज़ा नहीं है दोनों रेत की बोरियां अवाम ने हटाई तो आपका चेहरा ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, अब यहीं पर मैं काशिफ अब्बासी साहब का जो है वो एक तराशा जो है वो भी शामिल कर देता हूँ। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कम से कम उन कारीगरों को भी बुलाते जिन्होंने 14,000 वोट गलत गिने और पीटीआई के 14,000 वोट कम कर दिए। पूछते तो सही कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है, सब 2/3 की तरफ एक कदम महसूस होता है। तो हालात ये आपके सामने। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा।